आप सभी को जोहार दोस्तों। हम लोग आज इन्वायरमेंट ज्योग्राफी कोड 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि हम लोग कल एग्ज़ाम में आने वाला है। और इसमें हम लोग को 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, जो पार्ट ए में आता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का पहला एमसीक्यू है, किसने कहा एमसीक्यू है, किसने कहा भूगोल का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी पर होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, हु सेड ज्योग्राफी शुड बी फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा वो एच बेरोज, यानी कि जो स्टडी है ज्योग्राफी का, है ना, वो फोकस जो ह्यूमन इकोलॉजी पे जो फोकस किया था वो कौन किया था, हम लोग को एच बेरोज ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या बोला जा रहा है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला जा रहा है कि जो भौगोलिक अध्ययनों में पर्यावरण को समुचित स्थान प्राप्त हुआ। आखिर बोल रहा है जो हम लोग को ज्योग्राफिकल जो स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है, उसमें एक प्लेस जो होता है कि उसका स्थान कब प्राप्त हुआ। तो इसका अगर आंसर का हम लोग बात करें तो सी नंबर, यानी कि सन 1970 के बाद भौगोलिक अध्ययनों में पर्यावरण को समुचित स्थान का प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, इसमें है कि पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ए में बोल रहा है कि पर्यावरणीय भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करना है। बी नंबर बोल रहा है कि यह भौतिक भूगोल तथा मानव के मध्य एक सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सी में बोल रहा है इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। डी में पर्यावरण भूगोल के अध्ययनों में पारिस्थितिकी उपागम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो ए नंबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं कि इसमें से जो पर्यावरण भूगोल का है, ठीक है, बाकी 3 सही है, बट ए नंबर का जो है कि पर्यावरण भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना है, ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब आते हैं 4 नंबर में, किसने पर्यावरणीय भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पहलू का अध्ययन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। सी नंबर, यानी कि मानव जो आचरण है, ठीक है, उसका इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर में, किसने कहा कि पर्यावरणीय भूगोल में जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी के विचारों तथा परिणामों को गहराई तक आत्मसात कर देना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम लोग इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उसमें जो जीव विज्ञान है और पारिस्थितिकी है, यानी इकोलॉजी का जो थॉट्स है ना, उसका परिणाम को आत्मसात कर देना चाहिए था। ये किसने कहा था। ए नंबर में हैबिट वो हेयर, बी में है आई.जी. सिमन्स, सी में है एस.आर. आयरे, डी में है डेविड एस्टोडार्ट। तो इसका जो आंसर होगा के हैबिट और हेयर, यानी कि एफ के हेयर और के हैबिट, ए नंबर इसका आंसर होगा। हम लोग जानते भी हैं कि यही जो के हैबिट और एफ के हेयर है, इन्होंने प्रथम भूगोलवेत्ता था जिन्होंने 1973 में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया था, जो एक अमेरिकन ज्योग्राफर्स थे इन लोग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर में, ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट ए कल्चर इकोलॉजी। एक जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक का नाम है ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट ए कल्चरल इकोलॉजी, इसके लेखक कौन है ना, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक राइटर। ए में है डेविड एस्टोडार्ट, बी में है आई.जी. सिमन्स, सी में है ग्रिफिथ टेलर, डी में है के हैबिट। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा आई.जी. सिमन्स।
अब बात करते हैं हम लोग भारत में 7 नंबर, भारत में पर्यावरणीय भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग भविष्य में अगर नेट JRF ये सब एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग का है कि आखिर इंडिया के में संदर्भ में कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता है जिनका योगदान जो है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनका आंसर होगा, आप लोग जाने में होंगे, सविंद्र सिंह, जिनका हम लोग बुक भी पढ़ते हैं, C नंबर सविंद्र सिंह। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता का मानना है कि पर्यावरण के भौगोलिक अध्ययनों में पारिस्थितिकी के उपागम का अधिकाधिक प्रयोग भूगोल की प्रतिष्ठा की बढ़ाता है। सही बात है, क्योंकि जोग्राफर्स है और उनका कहना है कि जो अप्रोचेस है ना, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में जो अप्रोचेस है उसका प्रयोग करने से भूगोल का प्रतिष्ठा यानी कि इसका जो एकेडमिक फील्ड है वो क्या, इसका वैल्यू बढ़ाता है। ये किस में है? ए नंबर में आयरे व जोन्स। कौन कहा था? B हैबिट व हैरे, C डेविड एस्टेडार्ड, D IG सिमंस। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ए नंबर में आयरे व जोन्स। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। चलिए हम लोग आते हैं 9 नंबर में। ये बोल रहा है कि पर्यावरणीय क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस उपागम में किया जाता है। इसमें से हम लोग का आंसर है ए नंबर में स्थानीय उपागम, B में तंत्र उपागम, C में पारिस्थितिक उपागम, D में आचरण उपागम। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ए नंबर में यानी कि स्थानीय उपागम। इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर स्थानीय उपागम हो जाएगा, स्थानीय उपागम। तो हम लोग देख लिए पहला चैप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का है, ठीक है, इकोलॉजी वाला, उसमें हम लोग आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ का जो सेकंड चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मे भी यहीं से क्वेश्चन आस्क किया जाए। फर्स्ट इसका जो है क्वेश्चन है इकोलॉजी। सही बात है, इकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग का आ भी सकता है कि द टर्म इकोलॉजी वर फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। तो इसका आंसर जो है ए नंबर में क्या है, टोन्सले, B में हैकेल, C में ओडेम और D में हम लोग का टेलर है। तो इसका जो आंसर है आप लोग जानते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी जो 1869 में हम लोग का अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा यानी कि हैकेल महोदय। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। सही बात है, लैंग्वेज होता है, जैसे बहुत से जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी किस, तो ग्रीक वर्ड जानते हैं हम लोग। तो इकोलॉजी उसी प्रकार से जो है किस लैंग्वेज से बना हुआ है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इकोलॉजी वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का D नंबर, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा हम लोग का इसका आंसर, D नंबर होगा। क्या होगा, D नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सम पारिस्थितिकी साइन इकोलॉजी के लिए सही है। सही बात है, हम लोग अभी देखें कि जो स्कोप ऑफ इकोलॉजी उसमें 2 होता है, ऑटो इकोलॉजी सम पारिस्थितिकी और सीन इकोलॉजी ऑटो इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी को यहाँ बताया, सॉरी, सीन इकोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या है। यह पादप समुदाय का पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, यह पौधों तथा जंतुओं द्वारा निर्मित प्राकृतिक समुदाय के संबंधों का अध्ययन है, यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है, यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का B नंबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम पारिस्थितिकी यानी कि संपूर्ण जो इन्वायरमेंट है हम लोग क्या, पौधा जंतुओं के, उसका जो प्राकृतिक जो निर्मित उसी का वस्तुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, रिलेशनशिप को, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का। इसके आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोसिस्टम का जनक कौन थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये जो इकोसिस्टम वर्ड है वो कौन सबसे पहले किए थे। तो आप लोग सुने होंगे 1935 में जो हम लोग A.G. टोन्सल साहब थे, उन्होंने इस टर्म का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संदम निम्नलिखित में से एक है। ऑप्शन ए है अजैविक पर्यावरण की वस्तुएं, बी है जैविक पर्यावरण की वस्तुएं, सी है यह मानव पारिस्थितिकी शाखा है, डी है इसका संबंध पर्यावरण की जैविक और अजैविक वस्तुओं के अंतर संबंधों से है। तो पारिस्थितिक यानी कि इकोसिस्टम के यहाँ तंत्र का जो बात कर रहा है वो किससे मैच करता है, तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि संबंध जहाँ भी इंटर रिलेशन किसी का बात आएगा, ठीक है, तो डी नंबर जो है इसका संबंध पारिस्थितिकी जैविक व अजैविक वस्तुओं के अंतर संबंधों में से एक है। ठीक है, इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो इसमें देखिए प्राथमिक उत्पाद होते ही है, मुख्य उपभोक्ता होते ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बात करें विघटक, डिकम्पोज भी होता ही है, क्योंकि कोई भी अगर जीव जंतु मर जाता है तो उसका डिकम्पोज होता है, अपघटक हो जाता है, फिर मिट्टी मिल जाता है, फिर प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा इसका डी नंबर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्राथमिक जो है यानी कि फर्स्ट जो मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसमें किस में क्या आता है, तो क्वेश्चन पहला हम लोग को बोल रहा है कि ए में है पेड़ पौधे, ठीक है, बी में है बैक्टीरिया, सी में है मांसाहारी, डी में है शाकाहारी। सिंपल से आप लोग बता सकते हैं कि जो प्राथमिक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो हम लोग को प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इसका जो हम लोग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। चलिए अब आते हैं 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए में है छोटी मछली, बी में है फफूंद या कवक जिसको हम लोग बोलते हैं, सी में है जू प्लैंकटन और डी में है फाइटोप्लैंकटन। तो इसको हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के लिए और आगे जो भी CUT PG एंट्रेंस के लिए, इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का डी नंबर, पादप प्लैंकटन के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में, सिंपल से बात आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो इसमें क्या होगा, ए में बकरी है, बी में शेर है, डी में रेंडियर है और डी में नॉन ऑफ दीज है। इसका आंसर हो क्या होगा बी नंबर। ठीक है, शेर क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कि निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है। आप लोग को चूज करना है। तो ए नंबर में घास, बकरी, मानव, सही बात है। बी में है घास, खरगोश, लोमड़ी, ये भी सही बात है। सी में है हम लोग का सर्प, मोर, मानव, ये भी हम लोग का सही है। बट डी जो है सर्प घास यानी कि क्या सांप घास खाता है, नहीं खाता है। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का गलत हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये खाद्य से हम लोग का श्रृंखला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है कि द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। ठीक है, वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ पे जीवों अथवा जीवों का समुदाय जो वास करता है, निवास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, आवास बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर अधिक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ए में समुदाय, बी में भूभाग, सी में बायोम, डी में जो है बायोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या हो जाए हम लोग का सबसे बड़ा, इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इंडिविजुअल हो गया, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर आपका हो जाता है
इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, यानी कि ये इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में मिलकर बड़ी इकाई जो होता है वो जैवमंडल कहलाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। इसमें से आपका ए नंबर में शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पौधे, बी में पौधे शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, सी में मांसाहारी अपघटक पौधे शाकाहारी, डी में अपघटक पौधे शाकाहारी मांसाहारी। तो ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे और मुझे विश्वास है इस चीज़ को आप लोग जानते ही है कि जो बी नंबर है, ठीक है, इसका जो बी नंबर है वो हम लोग का क्या है, राइट आंसर है, यानी पौधा शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नैसर्गिक श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम है। ठीक है, मतलब क्या सीक्वेंस पूछ रहा है, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक लेवल क्या मस्त सीक्वेंस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 14 का जो हम लोग का हो जाएगा जो बी नंबर है, स्वपोषी शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी अपघटक। ठीक है, ये हम लोग का लेवल हम लोग का काम करता है। जो 14 नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है ये हम लोग ये काम करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आहार जाल, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब के बारे में बोल रहा है कि फूड वेब क्या है। एक सीधी कड़ी में गमन को अत्यधिक लंबा जाल है, अनेक पोषण स्तरों वाले एक मध्य आकार का जाल है, एक वृत्तीय जाल है, आहार श्रृंखला का एक अंत ग्रंथित जाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग 15 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो है आहार श्रृंखला जो होता है फूड वेब, वो आहार श्रृंखला का एक अंत ग्रंथित जाल है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर। पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है, ये भी हम लोग को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रियाशील आप जानते हो इकोसिस्टम जो होता है वो ऊर्जा प्रवाह यानी जो एनर्जी का फ्लो जो होता है, ए नंबर जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हम लोग सुने होंगे कि जो प्राइमरी होता है प्रोड्यूसर, उसमें अगर सपोज दैट अगर 1000 कैलोरी है हरा पौधा में साग सब्जी में, तो उसको बकरी खाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर उसको अगर कोई बकरी को अगर कोई मान लीजिएगा कि आपका भेड़िया खाएगा तो हो जाएगा 10, और जो अगर भेड़िया को सर खाएगा तो हो जाएगा 1 कैलोरी। यानी कि देखते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो हम लोग स्वपोषी बोलते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व का संचरण होता है, लेकिन न्यूट्रिशन कंटेंट्स हैव फ्लो इन इकोलॉजिकल सिस्टम, प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणीय या फिर अनुक्रमणीय। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, उत्क्रमण, यानी कि साइकिल फ्लो करता है। आप लोग देखे होंगे जो पोषक तत्व होता है, प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये यानी कि साइकिल चलते रहता है। ठीक है, इसका जो आप लोग आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन पादपों का मैक्रो पोषक नहीं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी कि बड़ा, तो बोल रहा कौन सा इसमें मैक्रो नहीं यानी कि बड़ा पोषक नहीं है। ठीक है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसमें हम लोग का जो हम लोग का कार्बन, लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बड़ा, लेकिन लो जो है हम लोग देखे होंगे क्योंकि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है हम लोग का वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन का 21%, कार्बन का 0.03%, लो है उसका सबसे कम है, इसीलिए इसका जो बी आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं कि खाद्य कण में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि खाद्य कण में शाकाहारी होते हैं कौन, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, जो हम लोग का बी नंबर है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, वो शाकाहारी होते हैं।
ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। बी नंबर में खाद्य श्रृंखला पादप, कीट, मेढक यानी कि हम लोग को बाद में संबंध यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि ए नंबर में क्या हो, यानी कि पादप को तो कीट खाया, कीट को मेढक खाया, फिर मेढक को कौन खाएगा, ठीक है। इसका जो हम लोग का हो जाए कोबरा, कौन खाएगा, कोबरा खाएगा, फिर कोबरा किसको खाएगा, बाज खाएगा कोबरा को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग को चूज करना है कि कौन सा गलत है। स्वपोषी उत्पादक, परपोषित उपभोक्ता, मृतजीवी विघटक, तृणपोषी द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि इसका जो हम लोग का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये तो सब मैच खा रहा है, बट जो डी नंबर है जो ये हम लोग को मैच नहीं खा रहा है। अब जो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ना। कौन से इसमें से आप लोग को छांटना पड़ेगा कि कौन इसमें से सही आंसर नहीं है, ठीक है। ए नंबर में भोजन श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों को पोषण स्तर करते हैं। गहरे महासागरीय क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य होता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहते हैं। डी में अपघटकों को मृत पोषक कहते हैं। इसका जो 22 का हम लोग आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर। जो गहरे महासागरीय क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य होता है, ठीक है। अब 23 का क्वेश्चन है कि दो पारिस्थितिक तंत्र को मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं। इसको हम लोग पढ़े थे, बायोम, बायोटॉप, इकोटोन, शियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन। क्योंकि दो जो पारिस्थितिक क्षेत्र होता है, ठीक है, इकोसिस्टम का, उसका जो ट्रांजिशन जो जोन होता है उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इकोटोन बोलते हैं। अब आते हैं कि पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये आपका, एन में नीचे स्वपोषी पोषण स्तर और डी में खाद्य पिरामिड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो निश्चय कहलाता है। क्या कहलाता है हम लोग का, निश्चय कहलाता है, ठीक है, यानी कि एन नंबर हो जाएगा। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका संकेत करता है, ठीक है। तो ए में मानव तथा पर्यावरण के मध्य अंतरक्रिया, बी में पारिस्थितिकी व्यवस्था में जैविक क्रियात्मक भूमिका, सी में मानव तथा पौधों के अंतरक्रिया निर्भरता, डी में तो में से कोई नहीं। जिसका जो हम लोग आंसर हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा कि जो पारिस्थितिकी व्यवस्था में जैविक क्रियात्मक भूमिका। 26 का है कि एक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रजाति के सभी सदस्य के रहने को कहते हैं। All of the members of a particular species that live in one area are called biome, जनसंख्या, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, जब कोई एक विशिष्ट प्रजाति का एक सभी सदस्य एक जगह रहते हैं उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, है ना, पॉपुलेशन बोलते हैं। 27 का है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर प्रथम में निम्नलिखित में से कौन मिलते हैं। बैक्टीरिया, मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, हरे पौधे। इसका जो क्या हो जाएगा हम लोग का, जो पोषण स्तर प्रथम यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर उसमें क्या मिलता है हम लोग को, डी मिलता है, यानी कि हरे पौधे मिलते हैं। हम लोग बात करते हैं अब कि घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोम ज्वाभार पिरामिड होता है। बोल रहा है कि जो हम लोग पिरामिड होता है, यानी कि घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोम जो है, यानी कि जो ज्वाभार होता है, पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है, समानांतर बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोग का बायोमास जो होता है, यानी कि ग्रास लैंड का जो इकोसिस्टम होता है उसका पिरामिड हमेशा हम लोग क्या बनता है, हमेशा वो सीधा खड़ा होगा, इधर आधार उसका क्या होता है, हमेशा चौड़ा होगा, ठीक है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में ज्वाभार पिरामिड होता है। अब जो मेरीन इकोसिस्टम है वहाँ पे पिरामिड का जो शेप होता है, बायोमास का जो शेप होता है वो हम लोग कैसा होता है, हमेशा वो उल्टा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेट ये सब JRF क्वेश्चन ये सब आस्क करता है, ठीक है हम लोग का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए।
अब है 31 में कि बाहामास पिरामिड, ठीक है, डैश के मामले प्रतिलोमित होता है। तो इसका जो आंसर है आपका 1A में क्या है, 1 पारिस्थितिक तंत्र, बी में क्या है ग्रासलैंड, सी में क्या है मेरीन इकोसिस्टम, डी में क्या है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 31 का, क्योंकि इसका हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र बाहामास पिरामिड प्रतिलोमित जो होता है, इन्वर्टेड जो होता है कि उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ होगा उल्टा, हम लोग अभी जो पढ़े थे ऊपर में समुद्र में होगा, है सिंपल दैट। अब हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च पारिस्थितिकी उत्पादक प्रदेश है, ठीक है, जहाँ पे बहुत हाई इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर पाए जाते हैं, ठीक है। ए में मरुस्थल या डेजर्ट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन, सी ग्रासलैंड, डी में आर्कटिक के हिममंडित क्षेत्र। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 32 का हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो घास के मैदान है, क्योंकि जानते हैं कि प्राय मेरी पूछ रहा है, ठीक है, मैंने हाई से अधिक कहाँ पे प्रोड्यूसर होगा ना, जहाँ पे घास का मैदान होगा, है ना। यानी कि हम लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, घास का मैदान। 33 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें मिलाना है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन पूछता है हम लोग एंट्रेंस में और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। बोल रहा है सोपोसी यानी ऑटोट्रॉप्स कहाँ जाएगा ना, सोपोसी यानी कि जो खाना अपने से बनाता है, बी घास हो जाएगा। सही को चुनना हम लोग को, ठीक है। उसके बाद बी में शाकाहारी जो है, ठीक है, शाकाहारी यानी कौन इसमें शाकाहारी है आपका शिव क्या है शाकाहारी है, ठीक है। चलिए ठीक है, मांसाहारी कौन है यहाँ में से आपका तेंदुआ हो जाएगा, और हम तो मानो हैं सब खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी में। तो इसका क्या हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम लोग का आंसर क्या होगा इसका 33 का ए नंबर, यानी कि ए नंबर हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए ये हम लोग करा 2 चैप्टर का MCQ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 3rd चैप्टर की ओर। हम लोग आज 2 चैप्टर तक रखते हैं जो मोस्ट है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। सभी को थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम लोग अब आते हैं 3rd चैप्टर की ओर, ठीक है। इसमें क्या है ना, जियोम समुच्चय है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, एक प्रदेश के वनस्पति तथा जीव जंतु का। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जियोम एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र होता है जो क्या रखता है, जो इसमें से विशिष्ट पादप समुदाय ये भी नहीं होगा, प्राणी समुदाय ये भी नहीं होगा, मृदा और जल ये भी नहीं, यानी कि डी नंबर होगा। इकोटोन संबंध होता है, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में देखे थे कि जो 2 रीजन्स का जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग का है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पारिस्थितिक तनाव में होती है, ठीक है, टेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या हम लोग क्या बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। अभी बोले ना हम लोग कुछ देर पहले, हम लोग 2 क्षेत्र के बीच जो ट्रांजिशन जोन उसको इकोटोन बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रजातियों का समान स्थानों पर निवासित अंतःक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीसीज के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैव समुदाय की विशेषता क्या है, कि बायो जो कम्युनिटी उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, है ना, उसका विशेषता क्या है, उसका जो विशेषता हम लोग का है क्या हो जाएगा प्रजाति विविधता तथा सह अस्तित्व, परजीविता तथा परभक्षण, अंतर्निर्भरता तथा प्रजाति प्रमुखता, यानी कि लगभग डी तीनों होगा, है ना, तीनों हम लोग का हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जीवाओं में किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है, ठीक है। जो ये सब जो हम लोग का बायोम्स है जियोम है, ठीक है,
सबसे लास्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में पाया जाता है, तो इसको तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इसमें सबसे अधिक विभिन्न तरीके के स्पीसीज हम लोग के इसमें पाए जाते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं सेल्वा वन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो सेल्वा वन जो हम लोग के हैं, ठीक है, वो हम लोग को पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वा वन बोलते हैं, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुव के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। ये बोल रहा है कि हम लोग का फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ वेजिटेशन जोन्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इसमें हम लोग को इक्वेटर से लेकर पोल तक, ठीक है, कौन सा वनस्पति क्षेत्र पहले पाया जाता है, तो इसमें जो होगा आप लोग का जो बी नंबर है, सेल्वा, सवाना, टेगा, टूंड्रा, ये हो जाएगा। 10 नंबर में शीतोष्ण घास क्षेत्र जीव में सामान्यतः जाना जाता है। जो शीतोष्ण घास क्षेत्र हो जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाएगा कि जो मध्य एशिया में स्टेपीज और जो उत्तर अमेरिका के पेरिज है, इन दोनों को हम लोग यानी कि ए जो नंबर है इसी को हम लोग शीतोष्ण घास क्षेत्र के बायोम के नाम से जो हम लोग जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जीवों प्रजाति संगठन तथा खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से संलग्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जो हम लोग का डी नंबर है, यानी कि जो टुंड्रा है, ठीक है, वो क्या है, जो बायोम का जो सिंपलेस्ट टर्म्स जो होता है कंपोजिशन वो हम लोग का टुंड्रा में ही अच्छा होता है। 12 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचे ब्रिज कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो जो विश्वत्य वर्षा वन है वहाँ पे विश्व सबसे ऊंचे ब्रिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में पाया जाता है। शीतोष्ण वन, मानसून वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कहाँ पाया जाता है इसका आपका, सी में उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, तीव्रता विकास अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होता है, किस क्षेत्र में बोल रहा है कि वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं आता। ये लाइन जो बोल रहा है विकास तीव्र यानी ग्रोथ जो होगा वो तीव्र रेपिडली होगा, है ना, अनइंटरप्टेड होगा और कंटिन्यूस होगा। ये किस क्षेत्र में इसका मतलब बताया जा रहा है, तो इसका जो आप लोग का होगा ये जो आपका रेनी जो टॉपिक्स है यानी कि रेनी जो ये है वृष्टिमय उष्णकटिबंध, इसमें ये चीज़ लागू होता है। पूरा सवाना बायोम सवाना किससे संबंधित है, जो सवाना बायोम जो है, जो सवाना हम लोग घास क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो आप लोग जानते ही है, उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट इससे संबंधित है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेगा बायोम है, इसमें से कौन टेगा बायोम में आता है, तो क्या हो जाएगा, जो उपध्रुवीय बायोम है वो हम लोग का टेगा बायोम है यानी सब आर्कटिक बायोम। ईमू पक्षी मिलता है, ईमू जो बर्ड है वो कहाँ पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है, ईमू बर्ड यानी कि शीतोष्ण घास के क्षेत्र बायोम में ये सब ये हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये आप जानते ही है दक्षिण अमेरिका को हम लोग पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड चैप्टर सब खत्म हो गया दोस्तों। तो आगे और हम लोग फोर्थ चैप्टर को चलते हैं। इसमें क्या है कि स्थानांतरित कृषि मिलती है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो थोड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में शिफ्टिंग कृषि क्या होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर बात करें गर्म मरु क्षेत्र ठंडा भूमध्य रेखा तो कहाँ होगा, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व के भूमध्य रेखा प्रदेशों का आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक है, कौन सा बाधा डालता है। जो विश्व के जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा अवरोधक पैदा करता है, ठीक है।
तो आप लोग जानते हो कि जो हाई ह्यूमिडिटी है वो हम लोग का अवरोधन पैदा करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया के गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है। जो पश्चिमी एशिया यानी कि जो हम लोग का वेस्ट एशिया है उसमें सबसे प्रमुख खनिज क्या पाया जाता है, हम लोग प्रमुख पाया जाता है पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो सऊदी अरब ये सब कंट्री जो आता है। ठीक है, सऊदी अरब में कुवैत, ईरान, इराक ये सब जो कंट्री है ये सबसे ज़्यादा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या हम लोग का हॉट डेजर्ट ये सहारा है ना। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। ठंडे मरुस्थल का प्रमुख व्यवसाय क्या है। जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हम कोल्ड डेजर्ट जो लोग रहते हैं उसका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, तो इनका जो शिकार करना जो होता है सबसे प्रमुख होता है। सीढ़ीदार कृषि प्रमुखता से मिलती है। सीढ़ीदार कृषि जो होता है वो कहाँ से मिलता है ना हम लोग का, आप लोग सुने होंगे जो मतलब कि माउंटेनियस जो एरिया है वहाँ पे अधिक होता है। सेवन में है कि तटीय क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। जो तटीय जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन कोस्टल जो एरिया है उसका व्यवसाय क्या होता है प्रमुख ना हम लोग का मछली पकड़ना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम तट क्षेत्र में नहीं मिलता। अब क्या कौन सा ऐसा ही है ऑक्यूपेशन जो नहीं मिलेगा आपका, किसमें नहीं मिलेगा ना, जो कोस्टल एरिया वहाँ पे आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आखिर सही बात है, मछली पकड़ना मिलेगा, पर्यटन में मिलेगा, फॉरेन टूर भी आएगा। सिंपल से बात, जब पर्यटन होगा तो फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार तो आएगा ही। ए न जो नंबर है क्योंकि वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे तो हम लोग का पठार पर्वत नहीं होगा तो जीव जंतु भी कहाँ से, तो शिकार कैसे रहेंगे, शिकार नहीं होगा, तो यानी कि ए नंबर इसका होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये चैप्टर हम लोग कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रभाव रखता है। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा को कम करता है, ये कोहरे को बढ़ाता है, ये वायुमंडलीय किताब पे विशेषताओं में परिवर्तन करता है, उपयोग में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, यानी उपयोग में से सभी हो जाएगा। कोयले, दो नंबर क्वेश्चन क्या है, कोयले के पूर्ण दहन में से कौन सी गैस प्राप्त होती है। सही बात है, जब कोयला जो दहन होता है, जब उसका कम्बशन होता है कौन सा गैस निकलता है, तो आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये निकलता है। थ्री में है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक क्या होता है। जो ऑटोमोबाइल होता है जिसमें हम लोग गाड़ी वगैरह जो सब मोटर गाड़ी हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ये सब जो यहाँ से बनता है, इसमें मोस्ट धातु जो हुआ वहाँ से जो हम लोग का प्रदूषक जो होता है वो क्या होता है हम लोग का लेड होता है, यानी कि शीशा जो होता है सबसे मोस्ट प्रदूषण के रूप में ये काम करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से एक पेट्रो रसायन धूम कूड़े के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। जो पेट्रो रसायन होता है उसको निर्माण के लिए जो पेट्रोकेमिकल स्मोक इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जो हम लोग का सूर्य प्रकाश सनलाइट ही है, बाकी सब चारों ये सब इनका निर्माण करते हैं। विदेशी घासपात जिसने भारत में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। ठीक है, कौन से ऐसे विदेशी घासपात है जिसने भारत में वायु प्रदूषण का समस्या को उत्पन्न किया है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा गाजर घास। ठीक है, केरल जिसको सुधार ये सबसे ज़्यादा हम लोग का एयर पोल्यूशन को ये क्या संकट में डाल दिया है। 6 नंबर में कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो मतलब कौन सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज किए थे, उनमें नाम आता है हम लोग का जो वाल्टर जी रोसेन महोदय थे, उन्होंने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। उसका कमी अगर होगा है ना, तो कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ए नंबर आवास का विनाश। अगर उसका घर ही उजाड़ देंगे तो संपूर्ण प्रजाति खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को अगर रिजल्ट दिया जाए तो संपूर्ण प्रजाति खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हम लोग का है कि निम्नलिखित में से एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है। जो भारत के जो मोस्ट हॉट स्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी उसमें कौन नहीं है, ठीक है। इसमें जो C नंबर है, हिमालय प्रदेश भी है, उत्तर पूर्वी प्रदेश भी है, पश्चिमी घाट भी है, बट जो हम लोग को सुंदर वन प्रदेश ये नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है किस क्षेत्र में, किस रीजन में ज़्यादा हम लोग को डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो आप लोग का जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो है फॉरेस्ट है ना, उसमें उष्ण भी रहेगा और आर्द्र भी रहेगा, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसको वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है कि एक जैवमंडल सुरक्षित और संरक्षित करता है, क्या करता है, जंगल जीवों को, जंगली भूमि को, प्राकृतिक वनस्पति सबको संरक्षित करता है। जैवमंडल बायोस्फीयर उसके अंदर सब चीज़ आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं सेंचुरी आर एस्टेब्लिश टू, दूध के लिए है ना, जानवर पालने के लिए, जानवरों को फंसाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, किस लिए किया जाता है। तो अभयारण्य जो है सेंचुरी का जो ये C नंबर होगा, ठीक है। इसमें कोई मुनाफा नहीं किया जाता, जानवरों को बचाने के लिए किया जाता है। रेड डाटा बुक अंकित होता है, ठीक है। एक हम लोग का UNCN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उनके द्वारा एक रेड डाटा बुक का जो ये किया जाता है, ठीक है, अंकित किया जाता है। उनमें नाम आता है हम लोग का, क्यों क्या आता है रेड डाटा बुक, क्योंकि जो भी विलुप्त प्रजातियाँ हैं उनके लिए होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को क्या कहा जाता है। जो भी डिकम्पोजिशन होता है डोमेस्टिक वेस्ट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अजैव विघटन प्रदूषण, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अपशिष्ट पदार्थ नष्ट होने के लायक है। किसको हम लोग, इसको हम लोग मेटेरियल को वेस्ट या डिग्रेडेबल कर सकते हैं। नष्ट होने का मतलब उसको हम लोग पूरी तरह से वो मिट्टी में मिल जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर B नंबर है ना, कागज़। बाकी कोई पूरी तरह से डिग्रेडेबल नहीं होने वाला है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण प्रबंधन में सम्मिलित है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से विद्यमान। इसका जो मोस्ट है वो हम लोग का D नंबर हो जाएगा। 16 पुनर्चक्रण प्रक्रिया का उपयोग निम्न से किस संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में किया जाता है। इसका जो प्रबंधन संरक्षण किया जाता है हम लोग का धात्विक खनिज के रूप में। कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित है। हम लोग का जो वन संरक्षण जो उपाय है वो कौन है, हम लोग का वनों की कटाई में वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग। ये आते चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये हम लोग जानते हैं कि क्यों हुआ था ना, जंगल के संरक्षण के लिए। जो चिपको यानी कि ये जो उत्तराखंड का, यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट किया गया था। D नंबर इसका जो हम लोग आंसर हो जाएगा। यहाँ से सुंदर बहुगुणा जो नाम किए थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। ये जो MCQ है नेक्स्ट चैप्टर का, जो हम लोग का 6 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि 1 नंबर का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इन 1972 में जो स्टॉकहोम में जिसका आयोजन किया गया था, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसका शुरुआत वहीं से होता है, 1972 में होता है, ठीक है। यहीं से सबसे पहले ये प्रोग्राम रखा गया जिसमें हम लोग लगभग 119 देश भाग लिए थे, ठीक है। और स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन, इसका आयोजन किया गया था इसमें 1972, यानी कि जो 5 से लेकर हम लोग का 16 जून तक ये प्रोग्राम चला था। और वहीं से हम लोग का उदय होता है पर्यावरण दिवस का, यानी कि इन्वायरमेंटल पर्यावरण दिवस मनाने का शुरू होता है 5 जून 1972 से, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना 5 जून को मनाया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल अगर बात करें तो इसमें जो क्योटो का आयोजन किया गया था लगभग आपका 1997 में, ये हम लोग हुआ था
जापान में, जापान के क्योटो प्रोटोकॉल इसमें, जिसमें हम लोग हरित गैसों के बारे में बात किया गया था। 3 क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? सी नंबर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन एक विषय परमाणु रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है? मॉन्ट्रियल यानी कि हम लोग का जो ओजोन परत से ये क्या गया था 1987 जो कनाडा में हुआ था, ठीक है, यानी कि सी नंबर हो जाए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या गया था, उसके संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था ना? उद्देश्य क्या था कि ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की कमी करना। इसका जो हम लोग मेन उद्देश्य था कि ओजोन से जो CFC हो गया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इन सब जो एरोसोल्स हो गया, इन सब को कम करने का उद्देश्य किया गया था। सबसे बड़ा ओजोन होल, ठीक है, सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र है हम लोग का, आप लोग सबको जानते हैं, ठीक है, जो अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे पाया गया है। यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है ना? इस हम लोग का ओजोन के लिए सदर किया गया था। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं पृथ्वी संवलन, ठीक है। अगर बात करते हैं पृथ्वी संवलन की, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पृथ्वी संवलन यानी कि 1992 रियो डी जेनेरो, जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था विश्व का पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। लगभग 195 देशों में आए थे उसी समय के। इसका आयोजन जो हुआ था हम लोग का रियो डी जेनेरो यानी कि B नंबर यहाँ हुआ था। जैव विविधता के संरक्षण हेतु COP2 का आयोजन, COP2 का आयोजन हम लोग का होता है पेरिस में होता है, ठीक है। कहाँ होता है इसका आयोजन हम लोग का? सॉरी, पेरिस नहीं, इसका हैदराबाद हो जाएगा। किगाली समझौता रूप है, किगाली एग्रीमेंट इज अमेंडेड फॉर्म। किगाली जो है ये हम लोग का, इसका जो उदय होता है, ठीक है, ये आता है हम लोग का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही एक बोला जाता है किगाली समझौता, संशोधित रूप जो इसका मॉन्ट्रियल का है। फिर वो ये कि किगाली समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है ना? सिंपल सा बात है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए जो संबंधित है किगाली, उसका संबंधित था किसका? मॉन्ट्रियल का। 12 मराकेश जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था ना? इसका जो हम लोग का हुआ था, ये हम लोग का हुआ था मोरक्को में, ठीक है, 2016 में जो आयोजन किया गया था। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन से है? जो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है वो चाइना है, B नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का कौन सा विकसित राष्ट्र ऐसा है जहाँ 90% से अधिक ऊर्जा उपभोग शून्य कारण उत्सर्जन क्षमता से प्राप्त कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें शून्य जो ऊर्जा कारण प्राप्त कर रहा है? फ्रांस है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का विषय क्या था, मतलब इसका क्या गोल था, क्या टारगेट था? इसका 2015 का टारगेट था कि 7 बिलियन सपने, एक ग्रह सावधानी से उपयोग, 7 बिलियन ड्रीम्स, 1 प्लेनेट कंज्यूम विथ केयर, ये था। चलिए, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आता है, ठीक है। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो हम लोग का है, लगभग हम लोग का आता है ये 1980 में आता है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। फिर 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित कब होता है? राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम जो हम लोग को पारित होता है वो हम लोग का होता है 1972 में। कब होता है? 1972 में होता है, ठीक है। A नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, और A का A नंबर 1972 में होता है, ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र सन 1986 में स्थापित किया गया, ठीक है। सबसे पहले जयमंडल जो आरक्षित क्षेत्र कहाँ ये किया गया था, स्थापना किया गया था ना? इसका स्थान हम लोग का क्या गया था? नीलगिरी में किया गया था। कहाँ किया था? नीलगिरी में। कार्बन नेशनल पार्क कहाँ है? ये हम लोग, आप लोग तो जानते ही, कार्बेट जो हम लोग का, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक, कार्बन नेशनल पार्क। बायोस्फीयर संचय यानी कि जो संबंधित बुक कौन सा है? विच बुक रिलेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कौन सा बुक है जो बायोस्फीयर को रिजर्व करता है? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा जो रेड डाटा बुक है, जो यानी कि विलुप्त प्रजाति है वो ये करता है, ठीक है, उसको संरक्षित करता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन एक बाघ राज्य की श्रेणी में है? बाघ राज्य की श्रेणी में कौन सा है राज्य? आपका ये कर्नाटक है, ठीक है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन कब किया गया? नेशनल टाइगर अथॉरिटी का इसका जो है इसका आपको 2005 में किया गया था। ठीक है। भारत में बाघ परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया वॉज इम्प्लीमेंट कब किया गया था? नागपुर का 1973 में बाघ परियोजना का इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद है कि हांगुल परियोजना। हांगुल परियोजना भारत में प्रारंभ की गई। हांगुल परियोजना जो प्रारंभ की गई थी वो हम लोग कब हुआ था? इसका आयोजन हम लोग को होता है 1970 में होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस स्थान में भारत की घड़ियाल परियोजना प्रारंभ की? घड़ियाल जो है इसका जो परियोजना प्रारंभ कहाँ से हो गया है? इसका हुआ हम लोग का तिक्करपड़ा से हुआ है। ठीक है। संकट रेडले कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा समूह मिलता है। इसका जो समूह मिलता है आप लोग का ये गहिरमाथा में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल में शामिल नहीं? जो रामसर साइड जो होता है, ठीक है, वो कौन सा शामिल हम लोग का नहीं है? हम लोग का सुंदरवन शामिल नहीं है। रामसर जो सम्मेलन है किसके संरक्षण से संबंधित होता है? जो रामसर जो साइट्स होता है ये वन्य जीव के संरक्षण के लिए होता है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल? तो ये हम लोग का है इसमें है ना पश्चिम बंगाल जो हम लोग का सुंदरवन डेल्टा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गंगा कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो आपका सी नंबर है कि गंगा नदी के सहारे बसे 35 बड़े नगरों के सीवेज प्रवाह को अवरोधित करने तथा उसकी दिशा बदलने का कार्य किया गया। गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण स्रोत निम्न में से एक है ना? कौन है ना? आपका जो घरेलू सीवेज है, घर का कचरा जो आता है उसका सबसे बड़ा प्रमुख है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब तब पारित हुआ जब सरकार के मुखिया थे? यानी कि हम लोग के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? कौन थे उस टाइम पर मुखिया? मतलब प्रधानमंत्री हम लोग उस टाइम कौन थे ना? सो राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित होता है? जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम होता है हम लोग का 1974 में होता है। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण अभिनेत्री शोध संस्थान स्थित कहाँ है? ये जो हम लोग का है, हम लोग कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। भारत में पर्यावरण प्रबंधन एवं संयोजन की राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई कब की? इसकी स्थापना हम लोग 1974 में की गई। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू होता है? वनों के संरक्षण के लिए होता है। ठीक है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली परियोजना हम लोग का कहाँ है? केरल में। ठीक है। भारत का पहला वन संरक्षण आंदोलन निम्न में से एक है। कौन सा वन संरक्षण की सबसे पहले क्या गया था? हम लोग का बिश्नोई आंदोलन किया गया था। 24 में निम्नलिखित में से कौन एक बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? कौन संबंधित है बिश्नोई आंदोलन से? हम लोग का ना अमृता देवी जो है संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट है सबसे। ठीक है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण संरक्षण व प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है पर्यावरण और संबंधित से? जब हम लोग का वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1988, वन संरक्षण 1972, जल प्रदूषण 1974, इसका जो डेट है वन संरक्षण का ये हम लोग का संबंधित इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के 6 उद्देश्य क्या नहीं है? इसका उद्देश्य आपका जो हम लोग का वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करना। ठीक है। बाकी पर्यावरण संरक्षण के प्रयोग में दक्षता बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण ये सब हम लोग का उद्देश्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 6 की रणनीति में सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित हम लोग का नहीं है? जो हम लोग का बी है, यानी कि वन जीव संरक्षण। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में भूमिगत जल संरक्षण की प्रमुख कार्य नीति है। इसकी कार्य नीति क्या हम लोग का है कि नगरीय क्षेत्रों के नवीन निर्माणों में वर्ष
वर्षा जल खेती इकाई को अनिवार्य करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अंतर्गत समृद्ध पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को सतत पोषण में क्या संबंध नहीं है? क्या संबंध नहीं है आपको? जो बिना भरे गए परंपरागत कृषि फसल किस्म कृषि को प्रोत्साहित करना। अब लास्ट जो है कि भारत के आर्द्र भूमियों के उन्नयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या नहीं है? इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या नहीं है? नहीं, इसके लिए उत्तरदायी कारक आपका सागरीय परिवहन नहीं है भारत के आर्द्र भूमि के उन्नयन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंडिया? तो जो मेरीन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है आप लोग का इसमें इम्पोर्टेंट, और जिसका जो उत्तरदायी कारक नहीं है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। और ये सब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।